हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिरुडिनेरिया में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिरुडिनेरिया के अंदर लास्ट सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हिरुडिनेरिया जो होता है वो एक हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है। कैसा एनिमल है? हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। मीन्स डायोशियस एनिमल है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक में ही पाए जाते हैं। अब अगर इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसमें एक के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं? वेल डेवलप होते हैं। वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? टेस्टस। ठीक है, टेस्टस कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं? 12 से लगाकर 22 सेगमेंट्स तक पाए जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक पाए जाएंगे? 12 से लगाकर 22 सेगमेंट्स तक इसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। टोटल 11 पेयर टेस्टिस इसमें पाए जाते हैं। कितने होंगे? 11 पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, हर एक टेस्टिस से क्या निकलती है? ट्यूब निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वास एफरेंशिया। क्या बोलेंगे? वास एफरेंशिया। जो 11 पेयर टेस्टिस होंगे, इन 11 पेयर हर एक सेगमेंट में इस टेस्टिस से एक पतली थिन ट्यूब निकलेगी, वो वास एफरेंशिया होगी। फिर ये वास एफरेंशिया सारी की सारी 11 पेयर की वास एफरेंशिया जो होगी वो एक कंबाइन मोटी डक्ट में थिक डक्ट के अंदर खुलेगी जिसको हम बोलेंगे वास डिफरेंशिया। क्या बोलेंगे? वास डिफरेंशिया बोलेंगे। ये वास डिफरेंशिया जो होती है, ये वास डिफरेंशिया आगे जा कर के एक फूली हुई सी स्वेल्ड स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको बोलते हैं एपिडाइमस। ठीक है, हिंदी में इस एपिडाइमस को बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलेंगे? अधिवृषण। ये अधिवृषण जो होता है, एपिडाइमस जो होता है, इससे 2 ट्यूब निकली रहती हैं, थिन ट्यूब होती हैं। उन ट्यूब को बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोला जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो एक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको बोला जाता है प्रोस्टेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट। और इस प्रोस्टेट के नीचे की तरफ पाया जाता है पेनिस, जिसके द्वारा स्पर्म जो होते हैं, पेनिस से एक होता है जिसके द्वारा स्पर्म जो होते हैं वो बॉडी से बाहर रिमूव किए जाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं: टेस्टिस, वास एफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट और चेक। ठीक है, टेस्टिस टोटल कितने होंगे? इसके अंदर 11 पेयर होंगे और हर एक पेयर से क्या निकलेगी? वास एफरेंशिया। फिर ये कंबाइन वास डिफरेंशिया के अंदर खुलेगी। अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, ये तो हो गए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होगा? सबसे पहला होता है इसके अंदर ओविसेक। एक पेयर जो होता है, 1 पेयर, वो क्या पाया जाता है? ओविसेक पाया जाता है। फिर उसके बाद में एक पेयर इसके अंदर ओवरीज पाई जाएगी। दोनों ओविसेक के अंदर क्या पाई जाएगी? ओवरीज पाई जाएगी। इन ओवरीज से छोटी छोटी सी एक पेयर ओविडक्ट खुलती है या ओविडक्ट निकलती है। ये ओविडक्ट जो होती है, ये ओविडक्ट किस में खुलेगी? नीचे की तरफ कॉमन ओविडक्ट के अंदर।
किसमें खुलेगी, कॉमन ओविडक्ट के अंदर खुलती है। ये कॉमन ओविडक्ट नीचे की तरफ वेजाइना में खुलती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये 11th सेगमेंट के अंदर होता है। कौन से सेगमेंट के अंदर होगा, 11th सेगमेंट के अंदर। तो ये ऑर्गन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, 11th सेगमेंट के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन की, किसकी बात करेंगे हम, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन की। तो कॉपुलेशन जो होता है वो इनके अंदर, इनके लिए मंथ होता है मार्च अप्रैल। कौन से मंथ में होता है, मार्च अप्रैल मंथ के अंदर इनमें कॉपुलेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। वाजाइना के अंदर ही क्या होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इनके अंदर डेवलपमेंट के लिए इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है। उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कोकून। कोकून का फॉर्मेशन होता है। मीन्स जो जाइगोट होता है वो कोकून के अंदर रहता है। एक कोकून के अंदर कम से कम 25 तक जाइगोट हो सकते हैं। एक कोकून के अंदर कितने, 20 से लगाकर 24 तक एम्ब्रियो जो होते हैं, या फिर जिसको हम जाइगोट बोल सकते हैं, वो एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। फिर इन कोकून को जो लीच होती है वो लैंड के वहाँ पर क्या करती है, छोड़ती है। लैंड में भी कहाँ पर, जो दलदली जगह जो होती है, मतलब जहाँ पर ना ज़्यादा वाटर हो ना ज़्यादा, जहाँ पर सूखी लैंड हो, जो दलदली जगह पर होती है वहाँ पर इन कोकून को छोड़ा जाता है। और कुछ टाइम बाद ये कोकून जो होता है, इस कोकून के ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हार्ड कवरिंग। इसी हार्ड कवरिंग के द्वारा जो एम्ब्रियो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर जब इसमें डेवलपमेंट होता है तो ये हार्ड कवरिंग जो होती है वो हट जाती है और इसमें से एम्ब्रियो बाहर निकल जाता है। एम्ब्रियो क्या होंगे, इसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं दोनों की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो वो कुछ इस प्रकार है। सिस्टम जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 12th वाले सेगमेंट से स्टार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 12th वाले सेगमेंट से स्टार्ट होता है, जिसमें 12th वाले सेगमेंट से लगा करके 22 नीचे 22 सेगमेंट्स तक क्या पाए जाएंगे, इस तरह से टेस्टिस सेक पाए जाएंगे। एक एक पेयर हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक सेगमेंट के अंदर एक एक पेयर टेस्टिस पाया जाएगा, ठीक है। ये 12th वाले में फर्स्ट टेस्टिस सेक, 12th वाले में लास्ट 11th टेस्टिस सेक होगा। इस तरह की राउंड स्ट्रक्चर पाई जाती है टेस्टिस से। इस टेस्टिस से क्या होता है, एक 3 ट्यूब निकली रहती हैं, उस 3 ट्यूब को बोला जाता है वास इफ्रेंशिया। क्या बोला जाएगा, वास इफ्रेंशिया। मैंने आपको एक्सेप्टर सिस्टम बताया था, एक्सेप्टर सिस्टम के अंदर ये क्लियर दिखता है इस तरह से। ये क्या है, ये राउंड शेप का ये क्या, टेस्टिस सेक बना हुआ। इस टेस्टिस सेक से इसके अंदर की तरफ क्या पाए जा रहे हैं, सीलिएटेड ऑर्गन पाए जा रहे हैं। और इन्हीं सीलिएटेड ऑर्गन से नीचे की तरफ, इस टेस्टिस सेक से नीचे की तरफ क्या पाइप निकल रही है, 3 ट्यूब निकल रही है। वो कौन सी है, वास इफ्रेंस। और ये वास इफ्रेंशिया आकर के किस में खुल रही है, एक थिक डक्ट के अंदर खुल रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। तो इस तरह की टेस्टिस की स्ट्रक्चर होती है, क्लियर।
वास डिफरेंस हर एक पेयर की 11, 12, 13, 14 सबके अंदर क्या होगा, इसी तरह से वास डिफरेंस आएगी। और कहाँ पर खुलेगी, वास डिफरेंस एक कॉमन ट्यूब होती है जो 12th वाले से लगा करके कहाँ तक 22 वाले हर एक टेस्टिस के अंदर पाई जाएगी, हर एक टेस्टिस से कॉमन में खुलेगी। हर एक टेस्टिस के वास डिफरेंशिया इस कॉमन वास डिफरेंस के अंदर खुलती है। तो ये क्या है, वास डिफरेंशिया किस में खुलेगी, ये फिर वास डिफरेंस के अंदर खुलेगी। इसके अंदर थोड़ा सा अलग होता है कि वास डिफरेंस जो होती है, ये वास डिफरेंस 22 वाले सेगमेंट्स तक तो फैली रहती है, लेकिन वहाँ से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। मीन्स इनके अंदर स्पर्म जो बनेंगे वो स्पर्म वास डिफरेंस होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। टेस्टिस यहाँ से ये वास डिफरेंशिया जो आ रही है, ये वास डिफरेंशिया क्या हो रही है, ऊपर की तरफ कम से कम 10th वाले सेगमेंट तक ये आती है। ठीक है, 12th वाले सेगमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, 22 तक फैले हुए रहते हैं टेस्टिस, लेकिन ये कहाँ तक आ रही है, 10th वाले सेगमेंट तक, मतलब नीचे से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हैं। इन टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो स्पर्म कहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, वास डिफरेंशिया से होते हुए वो कहाँ पर आएंगे, वास डिफरेंस, दोनों ही साइड में। ठीक है, पेयर वास डिफरेंस पाई जाती है। वास डिफरेंस जो होती हैं वो कहाँ पर मूवमेंट करेगी, नीचे से ऊपर की तरफ ही मूवमेंट करती है, और कम से कम ये 10th वाले सेगमेंट तक आती है। थिक ट्यूब होती है। ठीक है, हर एक पेयर के सारे टेस्टिस स्पर्म जो होंगे वो इस वास डिफरेंस के थ्रू ऊपर तक आएंगे। ऊपर की तरफ ये जो वास डिफरेंस है ये एक फूली हुई स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है। इस फूली हुई स्ट्रक्चर को बोला जाता है एपिडाइमिस। क्या बोला जाता है, एपिडाइमिस। इस एपिडाइमिस का काम होता है स्पर्म को स्टोर करके रखना। क्या करेगा, ये स्पर्म को स्टोर करके रखेगा। एपिडाइमिस क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करके रखता है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्पर्म स्टोर रहते हैं, फिर यहाँ से दोनों ही साइड में जो एपिडाइमिस होती है, इन एपिडाइमिस से एक थिन ट्यूब निकली रहती है। इस थिन ट्यूब को बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों ही एपिडाइमिस से थिन ट्यूब निकली हुई रहेगी। ये स्पर्म को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करती है। जब जैसे फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो कॉपुलेशन का जो टाइमिंग होता है, तो उस टाइम पे इजैकुलेटरी डक्ट एपिडाइमिस से होते हुए स्पर्म को कहाँ पर लेके जाएगी, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में लेके जाती है। ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कहलाती है प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट में दो पार्ट होता है। ऊपर की तरफ जो फूला हुआ पार्ट है वो तो प्रोस्टेट कहलाता है। नीचे की तरफ इसके अंदर नैरो पार्ट होता है जो पेनिस सेक कहलाता है। और इसमें फिर नीचे की तरफ लंबी सी स्ट्रक्चर निकली रहती है जो पेनिस होता है, जो क्या करता है, स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ये 10th वाले सेगमेंट के पास में खुलता है। कहाँ खुलेगा, ये 10th वाले सेगमेंट के पास में खुलेगा। ठीक है, तो इस तरह का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। इस पेनिस से नीचे की तरफ मेल रिप्रोडक्टिव पोर होता है जिससे स्पर्म बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल होने के साथ साथ में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कौन सा फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो नहीं हो सकता। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें कौन सा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो टेस्टिस वास डिफरेंशिया में खुल रहा है, वास डिफरेंशिया वास डिफरेंस में खुल रही है। लॉन्ग ट्यूब होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, 10th सेगमेंट में एक स्ट्रक्चर बनाती है, एपिडाइमिस कहलाती है, जो स्पर्म को स्टोर करके रखती है। ट्यूब निकली रहती है, थिन ट्यूब जो स्पर्म को आगे ट्रांसफ़र करती है प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट से फिर पेनिस के द्वारा 10th वाले सेगमेंट से होते हुए मेल रिप्रोडक्टिव पोर से होते हुए स्पर्म बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम बात करते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो 11th वाला जो सेगमेंट होता है, इस 11th वाले सेगमेंट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका पाया जाता है। इसमें 11th वाले सेगमेंट में दोनों साइड में एक राउंड ओवल शेप की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओवी शेप। क्या बोलेंगे, ओवी शेप, राउंड ओवल शेप की स्ट्रक्चर होती है। इसी ओवी शेप के अंदर कॉइल्ड ट्यूब के रूप में या कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जो क्या कहलाती है,
ओवरी कहलाती है। और ये ओवरी क्या करेगी, एग को बनाती है, एग का फॉर्मेशन करती है। ये ओविसेक के अंदर ओवरी स्थित होती है। ओविसेक क्या करता है, ओवरी को कवरिंग प्रोवाइड करता है। इस ओविसेक से या ओवरी से एक दोनों साइड से, क्योंकि 1 पेयर ओवरी होती है तो दोनों साइड से एक ट्यूब निकली रहती है जो होती है ओविडक्ट। लेकिन ये इतनी पास में होती है कि ओविडक्ट इससे दिखाई नहीं देती, बस केवल ऐसा लगता है कि ये ही डायरेक्टली जुड़ी हुई है। बल्कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो छोटी सी ट्यूब है, ठीक है, ये ओविसेक जो है वो ओविडक्ट के द्वारा आगे की तरफ निकला रहता है। सॉरी, ओविडक्ट जो है इस ओवरी से निकली हुई रहती है। ये दोनों साइड से ओविडक्ट जो होती है वो नीचे की तरफ एक कॉमन ओविडक्ट बनाती है जो इंग्लिश के एस लेटर के जैसे होती है। कैसे होगी, एस लेटर के जैसे होगी, कॉमन ओविडक्ट बनाती है। ये कॉमन ओविडक्ट जो होती है वो नीचे की तरफ एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको बोला जाता है वेजाइना। और ओवरी के अंदर बनने वाले एग जो होते हैं वो इसी कॉमन ओविडक्ट से होते हुए कहाँ पर आते हैं, वेजाइना के अंदर आते हैं। और ये कौन से सेगमेंट में, 11th वाले सेगमेंट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्ट से बाहर खुलती है। इस ओविडक्ट के चारों ओर एल्बुमिन ग्लैंड पाई जाती है। इस एल्बुमिन ग्लैंड से क्या होता है, जो एग जो बनते हैं उन एग को न्यूट्रिशन मिलता है। इसमें एग जो होते हैं वो बाहर नहीं निकलते। इससे क्या होता है, जब पॉपुलेशन का टाइमिंग होता है तो स्पर्म जो होते हैं इस पाथ से अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। एग इसमें बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो कॉमन ओविडक्ट से एग जो होंगे वो आकर के वेजाइना में स्टोर होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहीं पर कोकून का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इस तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। 11th वाले सेगमेंट में होता है, ओविसेक होते हैं एक पेयर। इसी ओविसेक के अंदर ओवरी पाई जाती है, इससे कॉमन ओविडक्ट निकलती है। कॉमन ओविडक्ट कैसी होती है, एस लेटर की होती है। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको वेजाइना बोलते हैं। इसे वेजाइना के थ्रू क्या होता है, स्पर्म अंदर एंटर करता है कॉपुलेशन के टाइम पे और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एल्बुमिन ग्लैंड पाई जाती है जो एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इनके अंदर क्या होगा, कोकून का फॉर्मेशन होगा। कोकून के स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ। इस तरह से इसके अंदर कोकून का फॉर्मेशन होता है। ये इसके अंदर स्टेप होते हैं कोकून फॉर्मेशन के लिए। कोकून की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह की दिखाई देती है, राउंड कलर की, 15 mm की होती है। इसके अंदर 1 से लगाकर 24 एम्ब्रियो तक प्रेजेंट हो सकता है। इन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है, जो एल्बुमिन ग्लैंड होती है वो क्या करती है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो इनका डेवलपमेंट उसी एल्बुमिन की वजह से होता है। क्लीवेज होता है इनके अंदर, क्लीवेज होता है इनके अंदर वो अनइक्वल होता है। और डेवलपमेंट जो होता है इनके अंदर डायरेक्ट होता है, कोकून से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डायरेक्ट इनके अंदर क्लीवेज के द्वारा पहले सेल वगैरह बनेगी। लार्वल स्टेज जो होती है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है, मतलब लार्वा का डेवलपमेंट नहीं होगा। कोकून के जो ये प्लग होते हैं, ये जो हेड वाले और टेल वाले जो ये पार्ट जो पाए जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, प्लग बोला जाता है, ठीक है। ये पोस्टीरियर और एंटीरियर प्लग, ठीक है। ये पोलर प्लग जो होते हैं, ये पोलर प्लग हट जाते हैं। पोलर प्लग हटने के बाद में एम्ब्रियो जो होते हैं वो अंदर ही डेवलपमेंट करके इसमें से छोटी छोटी सी जो लीच होगी वो क्या होगी, बाहर आ जाएगी। इस तरह से छोटी छोटी सी जितने एम्ब्रियो होंगे उतने वो लीच बन जाती है। तो लार्वा कोई फॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट क्या होगा, प्लग जैसे ही हटा हिरुडिनेरिया जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और इनके डेवलपमेंट में 15 डेज का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है डेवलपमेंट में, 15 डेज लगता है। 15 डेज के अंदर नया हिरुडिनेरिया बन जाता है। तो इस तरह से हिरुडिनेरिया का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।